हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। अब जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10th और 11th ही करवाए थे, मतलब दो क्वेश्चंस ही करवाए थे। अब उन दो क्वेश्चंस को करवाने का, अलग से करवाने का पर्पस यही था क्योंकि वो जो दोनों क्वेश्चन हैं वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमने अभी तक डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं पढ़े थे। वो बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप है, उनके डिफरेंट ही कॉन्सेप्ट है और उनको सॉल्व करने का जो मेथड है वो भी डिफरेंट है। वो ना तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से हो रहे हैं, ना ही होमोजीनियस से हो रहे हैं और ना ही वेरिएबल सेपरेशन से हो रहे हैं। तो इसलिए उसको जो सॉल्व करने का मेथड था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। उसको हम क्या बोलते हैं? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब मेरे अकॉर्डिंग वो दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर चेकआउट करने चाहिए। इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अब आज की वीडियो में हम बेसिकली क्वेश्चन 12 से स्टार्ट करने वाले हैं, तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन 12 में हमें क्या पूछा गया है? सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन e की पावर -2 रूट एक्स डिवाइड बाय रूट एक्स माइनस वाई अपॉन रूट एक्स डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू 1 वेयर एक्स नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये क्या है? एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब इसका मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, इसका कोई ज़्यादा इंपैक्ट नहीं है क्वेश्चन पर, बट फिर भी मुझे होता है कि मैं आपको हर एक पॉइंट एक्सप्लेन करूं। अब देखो, अगर x 0 होगा, अगर x 0 होगा तो ये समथिंग अपॉन 0। देखो y के नीचे रूट x है, अब y के नीचे जो रूट x है, अब अगर 0 होगा तो वो नॉट डिफाइंड बन जाएगा और ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन भी नॉट डिफाइंड बन जाएगी। तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो नॉट डिफाइंड ना हो, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अब आगे चलते हैं। अब आपको पता है इसको हमें सॉल्व करना है, तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या ये होमोजीनियस है? नहीं, क्योंकि होमोजीनियस में साफ साफ लिखा है कि होमोजीनियस में कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं आ सकता। अब यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर ना तो y बाई एक्स है ना x बाई वाई है, तो क्लियरली इट इज़ नॉट होमोजीनियस। तो ये होमोजीनियस तो नहीं है। अब आपको पता है होमोजीनियस के बाद हमारा दूसरा स्टेप होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरह से हो सकती है, डिपेंडेंट वेरिएबल y, डिपेंडेंट वेरिएबल x। अब क्लियरली देखो, डिपेंडेंट वेरिएबल y में क्या होता है? y और dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पर जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए dx बाई डी वाई लिखा गया है ताकि आप इसकी ओर सोचो। बट क्लियरली यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल x है और x जो है उसकी पावर सिर्फ 1 हो सकती है और साथ में dx बाई डी वाई। अब यहाँ पर x की पावर 1/2 है, यहाँ पर e की पावर में भी x है, तो ये क्लियरली ये टाइप नहीं हो सकती। तो दूसरा मैं यहाँ पर सोच सकता हूँ, अब यहाँ पर y और dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पर सिर्फ y है और इसको मैं dy बाई डी एक्स बना सकता हूँ। ठीक है, सिर्फ y है और dy बाई डी एक्स है, मतलब इसको मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फर्स्ट टाइप से कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो, सबसे पहले अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखते हैं। लेट e की पावर -2 रूट एक्स डिवाइड बाय रूट एक्स माइनस वाई अपॉन रूट एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 1। तो इसको अब हमें, आपको पता है कि हमें इसको डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में लिखना है, तो इसको उधर ले जाओ। तो e की पावर -2 रूट एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स माइनस वाई अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब आपको पता है कि आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कुछ ऐसी है, पी वाई इज इक्वल टू क्यू, प्लस है यहाँ पर, तो y वाली टर्म को मैं उधर लेके जाऊँगा। तो देखो हमारे पास कितना बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, प्लस इसको उधर ले जाओ y बाई रूट एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर कितना रह गया, e की पावर -2 रूट एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स। अब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म से काफ़ी मैच कर रही है, तो कंपेयर इट विद, तो इसको हम कंपेयर करेंगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स वाई के साथ p है, y के साथ क्या है 1 बाय रूट एक्स, क्यू क्या है फंक्शन ऑफ x ओनली, तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। देखो p और q क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ x ओनली या कांस्टेंट, तो ये दोनों फंक्शन ऑफ x ओनली हैं। अब इसके बाद हमारा काम क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब IF। ठीक है, और IF की वैल्यू कितनी होती है, e की पावर
पी डी एक्स। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ ई की पावर पी डी एक्स, अब पी कितना है हमारा 1/√x dx आपके सामने ही है। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है तो इसको ना आप ऐसे लिख लो x की पावर -1/2 dx। आपको पता है ना कि 1/√x को मैं लिख सकता हूँ 1/x की पावर 1/2, इसको मैं ऊपर ले गया x की पावर -1/2। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन हमारे लिए बहुत ईजी है। e की पावर x की पावर -1/2 + 1 होल डिवाइड बाय -1/2 + 1। अब प्लस सी हम यहाँ पर नहीं लिखते, ये मैंने आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था कि जो कांस्टेंट होता है वो बाद में जाके कट ही हो जाता है, इसलिए हम नहीं लिखते। वो मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। तो हमारे पास कितना आ गया -1/2 + 1 कितना आएगा 1/2, मतलब x की पावर 1/2 होल डिवाइड बाय 1/2। देखो बेसिकली ये जो 2 है ना, देखो ये नीचे है, तो एक्चुअल में ये है कुछ ऐसा है। आपको लिख के दिखा देता हूँ क्योंकि कंफ्यूजन आपको हो सकती है। तो ये 1/2 जो है वो नीचे है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो मेरे पास कितना आएगा e की पावर 2 x की पावर 1/2। नीचे 1 को छोड़ ही दो, मतलब e की पावर 2√x। तो विच एम्प्लाइज हमारा इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर है उसकी वैल्यू आ गई 2√e की पावर 2√x। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने निकाल लिया। अब हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की मैपिंग क्या कहती है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद वी गॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ y × if q × if dx। तो करते हैं, वी गॉट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, क्या लिखेंगे, y × if q × if dx। ठीक है, अब आपको पता है ऐसा करते हैं, यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है, इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर थे, तो विच एम्प्लाइज y, if की वैल्यू आपके सामने है e2√x इज इक्वल टू q की वैल्यू कितनी है -2√x डिवाइड बाय √x इंटू if की वैल्यू कितनी है e की पावर 2√x dx। ठीक है, तो इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो विच एम्प्लाइज y × 2√x। अब आपको पता है यहाँ पर बेस सेम है और पावर्स ऐड में, मतलब देखो मल्टीप्लाई में है। अगर x की पावर a हो मल्टीप्लाई x की पावर b हो, तो मैं लिख सकता हूँ x की पावर a + b। सेम वे से यहाँ पर e है e, तो e की पावर -2√x + 2√x, बेस सेम है पावर्स ऐड। ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए किया है, आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो। अब क्लियरली यहाँ पर ये आपस में कैंसिल आउट, तो पावर ऊपर सारी कैंसिल आउट ही होगी, तो हमारे पास कितना रह गया, देखो हमारे पास रह गया e की पावर 0/√x dx। और किसी नंबर की पावर 0 कितनी होती है 1, तो हमारे पास बेसिकली इतना रह गया। और इसको हमने आज ही पहले भी इंटीग्रेट किया इंटीग्रेटिंग फैक्टर में, तो इसको ना आप ऐसे लिख लो x की पावर -1/2 dx। तो इंटीग्रेट करते हैं, तो y × e की पावर 2√x इज इक्वल टू x की पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1 + c। तो विच एम्प्लाइज y × e की पावर 2√x इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना आएगा 1/2 + c। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज y × e की पावर 2√x, अब इस 2 को ऊपर ले जाओ, तो x की पावर 1/2 + c। अब देखो y × e की पावर 2√x इज इक्वल टू 2, इसको फिर से आप ऐसे लिख लो 2√x + c। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं था, जस्ट हमें कंफ्यूज करने के लिए वहाँ पर dx/dy लिखा गया था। बट आपको पता है हमने सबसे पहले होमोजीनियस चेक किया और वो क्लियरली होमोजीनियस नहीं थी, और अगर वो होमोजीनियस नहीं थी तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के पास गया,
जैसा कि आपको बताया कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल x में ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हो सकती, क्योंकि x की पावर 1/2 भी है और वो e की पावर में भी है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन की, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फर्स्ट टाइप से सॉल्व हो सकता था। मैंने सॉल्व किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, उसके बाद मैंने क्या किया, p और q की वैल्यूज़ को निकाला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया, वो कितना आया था हमारा e की पावर 2√x। अब उसके बाद हमारा सोल्यूशन इस फॉर्म में आता है, उसको माइनर एडजस्टमेंट्स की, कुछ यहाँ पर कट हो गया, इंटीग्रेट किया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 13th की बात कर लेते हैं। फाइंड अ पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus y cot x is equal to 4x cosecant x where x not equal to 0 given that y is equal to 0 when x is equal to pi by 2। अब ये क्या है, पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए कंडीशन, और ये हमारे लिए बहुत ईजी है, इसके बारे में बाद में ही बात करेंगे, क्योंकि मेनली हमें जनरल सोल्यूशन ही फाइंड करना है। अब x नॉट इक्वल टू 0, अब ये क्यों लिखा गया, ये आपको पता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, फिर मैं आपको बताऊंगा। अगर x की वैल्यू 0 होगी, ध्यान से देखो, तो कॉट 0, जो कॉट 0 होता है ना, वो आपको पता होना चाहिए। वैसे आपको बता दूं, वो कॉस 0 अपॉन साइन 0 होता है, वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो हमारी, और यहाँ पर भी देखो कोसेकेंट 0 भी नॉट डिफाइंड होता है, तो मतलब ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन नॉट डिफाइंड हो सकती है अगर x की वैल्यू 0 होगी। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया कि x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अब उसके बाद हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन के पास आते हैं। लेट dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू 4x कोसेकेंट x। अब इसके बाद हमारा काम क्या होता है, सबसे पहले होमोजीनियस देखने का। अब आपको पता है यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और हमारी जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं आ सकते, उनके एंगल में y बाई एक्स और x बाई वाई होना चाहिए अगर वो आना चाहे तो। बट यहाँ पर हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये y बाई एक्स और x बाई वाई नहीं है, तो ये होमोजीनियस तो नहीं है। अब उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और वेरिएबल सेपरेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अगर हम ये वाली टाइप देखें, डिपेंडेंट वेरिएबल इन x, तो x जो है डिपेंडेंट वेरिएबल, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर नहीं आ सकता। और अगर हम इसको देखें तो y dy बाई डी एक्स, सिर्फ dy बाई डी एक्स और y, बाकी सारा कुछ और सिर्फ मतलब y है और dy बाई डी एक्स है। तो ये इसको इसमें मतलब मैं इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ और इसको इस टाइप से मैं सॉल्व कर सकता हूँ, और ये आलमोस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। तो कंपेयर, तो हमारी मैपिंग से हमें पता लग गया कि ये जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फर्स्ट टाइप से हो सकता है। तो कंपेयर इट विद dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, देखो y के साथ p है, y के साथ क्या है, cot x, q कितना आएगा, 4x कोसेकेंट है, फंक्शन ऑफ x ओनली, मैंने बिल्कुल सही लिखा है। अब इसके बाद हमारा काम होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब IF, ठीक है। और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, e की पावर pdx, उसकी इंटीग्रेशन तो करते हैं। नाउ e की पावर pdx, अब p कितना है हमारा, cot x dx, और cot x का डायरेक्टली हमारे पास फॉर्मूला है, ये है cot x का फॉर्मूला, log mod sin x प्लस c। और आपको पता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर में हम ना तो मॉड लिखेंगे ना ही c। अब मॉड क्यों नहीं लिखना, क्योंकि जो इसका मॉड होता है, देखो इसका जो मॉड हम हटाएंगे, ई और लॉग तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो प्लस माइनस आएगा, उसको मैं कांस्टेंट के साथ एडजस्ट करूंगा और वो बाद में जाके कट ही हो जाएगा। इसकी सारी एक्सप्लेनेशन मैं आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बेसिक्स वाली वीडियो में दे चुका हूँ, इसलिए बोलता हूँ कभी भी बेसिक्स वाली वीडियो मिस मत किया करो। तो हम या तो सी लिखेंगे ना ही हम मॉड लिखेंगे। अब ई और लॉग आपस में कैंसिल आउट, तो मेरे पास कितना बच गया, साइन एक्स। तो हमारे पास हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया कितना, साइन एक्स। अब जैसे ही हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया, उसके बाद हमारी मैपिंग कहती है वी गॉट द सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ दिस। तो वो कर लेते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वी गॉट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन in the form of y into if, q into if
dx। ठीक है, तो करते हैं। y आई एफ की वैल्यू आपके सामने है साइन एक्स, क्यू आपके सामने है 4x कोसेकेंट एक्स, आई एफ आपके सामने है साइन एक्स dx। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना। अब इसकी इंटीग्रेशन हमारे लिए बहुत इजी है। ध्यान से देखो, कोसेकेंट थीटा जो होता है उसको मैं लिख सकता हूँ 1/sin थीटा। तो ये तो आपस में कट ही हो जाएंगे, तो हमारे लिए इंटीग्रेशन बहुत इजी हो जाएगी। तो y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू 4x, इसको लिख लो 1/sin इंटू साइन एक्स dx। अब क्लियरली ये आपस में कट हो गए, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितना बच गया 4x। ठीक है, अब 4 को तो बाहर लिख सकते हैं, कांस्टेंट है x dx। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर पहुँच गए थे, तो y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू 4। अब इसकी इंटीग्रेशन बहुत ईजी है, x² / 2 + c। ठीक है, अब हमारे पास हमारा सोल्यूशन आ चुका है। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये हमारे पास क्या है, जनरल सोल्यूशन, बट हमें यहाँ पर पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए बोला गया है और उसके लिए जो हमारी कंडीशंस हैं वो भी गिवन है। इसको एक नंबर दे दो 1। अब वो कंडीशंस क्या हैं, गिवन दैट y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू π/2। तो ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखी, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होती हैं। तो पुट इन 1, हमेशा पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए ये कंडीशंस हमें गिवन होंगी। तो y को 0 फिल करो, साइन π/2 मतलब 90, 2 इंटू π/2 का स्क्वायर प्लस c। अब वैसे आपको पता है साइन 91 होता है, 2 इंटू π² प्लस c, 0 इन समथिंग 0 ही आएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको कट कर दो तो π² प्लस, सॉरी यहाँ पर 2 है, प्लस c, विच एम्प्लाई c कितना आ गया -π²/2। अब इसको हम 1 में फिल कर लेते हैं, पुट इन 1। तो y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू 2x² -π²/2। अब ये जो हमारा आंसर है ये बिल्कुल एक्यूरेट है और ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच भी कर रहा है। मतलब इसमें हमें कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़े। ठीक है, जस्ट यहाँ पर लिखा गया है कि साइन एक्स जो है वो 0 नहीं हो सकता। अब इसके पीछे क्यों लिखा गया है, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन की स्टार्टिंग में लिखा गया था कि x 0 नहीं हो सकता। तो अगर x 0 नहीं हो सकता, अब देखो साइन एक्स इज इक्वल टू 0, मान लो साइन एक्स 0 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, आपको पता है 0 आ सकती है। साइन 0 कितना होता है 0। अब क्वेश्चन में लिखा गया था कि x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि साइन x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ठीक है, अब इसका कोई लिखना हमें जरूरी नहीं है, जस्ट एनसीईआरटी में लिखा गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया और आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड फॉर्म में था, फिर भी मैंने होमोजीनियस चेक किया, वो होमोजीनियस नहीं था क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच किया, p और q की वैल्यूज़ को निकाला। अब p से मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया, कितना, साइन x। अब उसके बाद जस्ट हमें पता है कि सोल्यूशन देना होता है y इंटू आई एफ, क्यू इंटू आई एफ। तो हमारे पास कुछ ये सिचुएशन आ गई, सेकेंड और साइन आपस में कट हो गए और हमारे पास सिंपल सी इंटीग्रेशन आ गई और हमारा जनरल सोल्यूशन आ गया। ये पर्टिकुलर सोल्यूशन की कंडीशन थी, c की वैल्यू y फिल की और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 14th की बात करते हैं। फाइंड पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x+1 dy/dx इज इक्वल टू 2e की पावर -y-1 गिवन दैट y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करवाऊंगा। अब अगर मुझे इसको 2 मेथड से आपको सॉल्व करवाना तो उसके पीछे रीज़न भी होगा। देखो सबसे पहले देखो क्वेश्चन को समझते हैं, इसमें हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है। ये पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए कंडीशंस हैं, इसको हम बाद में ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख लेते हैं। लेट x+1 dy/dx इज इक्वल टू 2e की पावर -y-1 लिख लिया।
अब ये जो क्वेश्चन है ना, सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, होमोजीनियस। अब होमोजीनियस ये नहीं है क्योंकि इसमें कांस्टेंट भी है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है, और हमारी होमोजीनियस में कांस्टेंट और एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं हो सकते, तो क्लियरली ये होमोजीनियस नहीं है। अब उसके बाद हमारे पास मेरे अकॉर्डिंग दो ऑप्शंस आती हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और वेरिएबल सेपरेशन। तो अगर हम इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फर्स्ट टाइप से देखें, डिपेंडेंट वेरिएबल y, तो डिपेंडेंट वेरिएबल y और dy बाई डी एक्स ही होना चाहिए। यहाँ पर dy बाई डी एक्स तो है, पर डिपेंडेंट वेरिएबल जो y है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर में है, और ये नहीं हो सकता, मतलब ये टाइप से ये नहीं हो सकता। अब अगर मैं आपको सही सही बताऊं तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको मैं इस टाइप से कर सकता हूं, ध्यान से देखो। अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो ये dx बाई डी वाई बन जाएगा, यहाँ पर सिर्फ x है और dx बाई डी वाई है, तो ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, मतलब इसको ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। बट अगर आप इसका ऑनलाइन सोल्यूशन चेक करोगे कहीं पर भी, तो उन्होंने इसको वेरिएबल सेपरेशन से किया, और वेरिएबल सेपरेशन से ही हमें भी करना चाहिए क्योंकि वो बहुत इजी है। देखो y की टर्म्स यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगी, x भी बड़े आराम से सेपरेट हो रहा है, तो उसको उससे भी किया जा सकता है। तो इसलिए मैं आपको इसको पहले वेरिएबल सेपरेशन से ही करवाऊंगा, ठीक है। बट फिर भी कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि सर आप वैसे करके भी दिखाओ, कुछ बच्चों को अंदर उनके मन में एक क्यूरियोसिटी होती है कि यस हमें इससे भी इसको करके देखना है कि क्या इससे भी ये सॉल्व हो सकता है या नहीं। तो उस क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए मैं इसको इस मेथड से भी करवाऊंगा, नहीं तो आपको लगेगा कि यहाँ पर सर आपका मेथड फेल हो गया, कि पहले हम होमोजीनियस चेक करेंगे फिर इससे, बट हम कर इसको वेरिएबल सेपरेशन से रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको वेरिएबल सेपरेशन से भी करवाऊंगा, इससे भी करवाऊंगा। तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड मतलब वेरिएबल सेपरेशन से इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको हम वेरिएबल सेपरेशन से करने वाले हैं पहले मेथड में, तो ऐसा करो, देखो dy तो उधर नहीं जाएगा, तो इस पूरी टर्म को आप इधर ले आओ, इसको मैं इधर ले, कॉन्स्टेंट ही इसको तो हम एडजस्ट कर ही लेंगे, इज इक्वल टू, अब dx को ऊपर ले जाओ और x प्लस 1 को नीचे, तो क्लियरली ये हमारे वेरिएबल सेपरेशन से हो गए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाय वेरिएबल सेपरेशन, ठीक है। बड़ी ही ईजिली हमने वेरिएबल सेपरेशन से इनको सेपरेट कर लिया। अब जैसे ही हमने इसको वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो हमें इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो मुझे इंटीग्रेशन करनी है डी वाई अपॉन 2 ई की पावर माइनस वाई माइनस 1, मुझे इंटीग्रेशन करनी है डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर थे ना, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो इंटीग्रेशन करने से पहले इसको ना मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 अपॉन ई वाई, ये माइनस वाई है नीचे आ गया, माइनस 1, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन तो मेरे लिए बहुत ईजी है, चलो इकट्ठे ही करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसका एलसीएम ले लो, तो डी वाई अपॉन 2 माइनस ई वाई अपॉन ई वाई, ठीक है। जस्ट आपको समझाने के लिए इतने स्टेप्स कर रहा हूँ, आप इसको कट शॉर्ट भी कर सकते हो। अब ये ई वाई ऊपर चला जाएगा, तो ई वाई डी वाई 2 माइनस ई वाई, ठीक है। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, चलो करते हैं, ठीक। अब इंटीग्रेशन करने के लिए हम मैपिंग के पास जाएंगे। अब हमारी मैपिंग हमें कहेगी कि ये एक नॉन अलजेब्रिक है क्योंकि इसमें एक्सपोनेंशियल है, उसका एंगल चेक करेंगे वाई वाई, वो एक लीनियर फंक्शन है, क्या ये इंटीग्रेबल हो रहा है, नहीं, नॉट इंटीग्रेबल, देन वी गो फॉर डेरिवेटिव्स। तो हम डेरिवेटिव के पास जाएंगे, डेरिवेटिव से देखते हैं हमारी बात बनती है कि नहीं बनती। अगर हम 2 माइनस ई वाई का डेरिवेटिव करें, इसका डेरिवेटिव 0, ई वाई का डेरिवेटिव ई वाई, माइनस ई वाई आ गया ना, ऊपर कितना ई वाई, तो डेरिवेटिव से हमारी बात बन सकती है। इस माइनस को तो मैं एडजस्ट कर लूँगा, तो करते हैं। देखो पुट 2 माइनस ई वाई इज इक्वल टू टी, differentiate both sides with respect to y, यहाँ dy है ना विद रिस्पेक्ट टू y, तो मुझे डेरिवेटिव करना है 2 माइनस ई वाई का, मुझे डेरिवेटिव करना है t का। तो 2 का डेरिवेटिव तो आपको पता ही है 0, ई एंगल का डेरिवेटिव ई एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y वो 1 ही होगा, मैं लिखूंगा नहीं, तो यहाँ पर कितना आएगा dt अपॉन dy, तो विच एम्प्लाइज माइनस ई वाई डी वाई इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पर तो ई वाई डी वाई है, तो ई वाई डी वाई की वैल्यू निकाल लो कितनी, माइनस ऑफ डी टी।
अब सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं। ई वाई डी वाई की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ डी टी, इसको मैं क्या फिल किया है, टी। अब माइनस को तो बाहर ही लिख लो, डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज माइनस, अब वन बाई टी, मैंने आपको हमेशा समझाया है कि टी का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है तो लॉग मॉड टी प्लस सी वन। सेम वे से एक्स प्लस वन, चाहे ये दो टर्म्स हैं बट एक्स का डेरिवेटिव वन, बाकी एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव कितना होगा, वन प्लस जीरो मतलब वन, तो वो ऊपर पड़ा है तो लॉग मॉड एक्स प्लस वन प्लस सी टू। अब आपको पता है हम वापस से बाकी वाई में जाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज टी को मैंने कितना फिल किया है, टू माइनस ई की पावर वाई। तो करते हैं, तो कितना आएगा, माइनस लॉग मॉड टू माइनस ई की पावर वाई इज इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस वन प्लस सी टू माइनस सी वन, ठीक है जी। अब देखो आपको पता है इसके बाद हम हमेशा कांस्टेंट को कंपाइल करने की कोशिश करते हैं, तो टू माइनस ई की पावर वाई इज इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस वन प्लस सी, ठीक है। तो वेयर सी जो है सी टू माइनस सी वन, बट हमें इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने को बोला गया है, तो उसकी कंडीशंस को लिख लेते हैं और इसको हम नंबर वन दे देते हैं। तो कैसे करेंगे, आपको पता है, गिवन दैट, हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन की कंडीशंस दी हुई हैं, गिवन दैट y इज इक्वल टू ज़ीरो व्हेन x इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमें कंडीशंस जो हैं वो गिवन है, तो पुट इन वन, तो इसको हम वन में फिल कर लेते हैं। तो विच एम्प्लाइज माइनस लॉग मॉड टू माइनस ई की पावर ज़ीरो लॉग मॉड ज़ीरो प्लस वन प्लस सी, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो आपको पता हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, माइनस लॉग, अब किसी नंबर की पावर ज़ीरो कितनी होगी, वन, यहाँ पर वन ही रह जाएगा तो मैं मॉडलेस हटा देता हूँ, मॉडलेस एक वन एक पॉजिटिव नंबर है, तो विच एम्प्लाइज माइनस लॉग वन, इसका मॉडलेस मैं हटा देता हूँ, ठीक है, प्लस सी। और आप सभी को पता है कि लॉग वन कितना होता है, ज़ीरो, लॉग वन कितना होता है, ज़ीरो। तो विच एम्प्लाइज माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस सी, विच एम्प्लाइज सी कितना आ गया, ज़ीरो, पुट इन वन। अब यहाँ पर ना मुझे आपको दो बातें क्लियर करनी है, ऐसा करते हैं पहले ना हम आंसर को लिख लेते हैं थोड़ा सा, पुट इन वन। अब आपको पता है वन हमारा क्या था, वन हमारा था माइनस ऑफ लॉग मॉडलस टू माइनस ई की पावर वाई इज इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस वन प्लस सी। तो ये हमारा वन था ना, तो इसमें अगर हम सी को ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, माइनस लॉग मॉड टू माइनस ई की पावर वाई इज इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस वन प्लस ज़ीरो। थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा करो, इसको ना उधर ले जाओ, तो लॉग मॉड एक्स प्लस वन प्लस लॉग मॉड टू माइनस ई की पावर वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये हमारा मतलब एक आंसर है, बट अभी भी ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, बट ये हमारा एनसीईआरटी के आंसर से मैच नहीं कर रहा, मतलब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे आपको दो बातें क्लियर करनी है। पहली बात कि कुछ टीचर्स या कुछ बच्चे क्या करते हैं कि देखो वो खुद पहले इस जर्नल इक्वेशन को, ये आपकी जर्नल इक्वेशन है ना, तो इसको ज़्यादा सॉल्व कर लेते हैं और उनका जो कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पर मेरा सी है, अब इसकी वैल्यू ज़ीरो आई है, उनके कांस्टेंट का डिफरेंट आंसर आ सकता है। अब मैंने आपको ऐसा इसलिए बताया क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए जिन्होंने बच्चों ने मुझे कहा कि हमारा जो कांस्टेंट है, जो हमारी सी की वैल्यू वो डिफरेंट आ रही है, बट उससे हमारे आंसर को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको यहीं पर क्लियर कर दूंगा एग्जाम्पल के साथ, ठीक है, मैं आपको रफ में सॉल्व करके दिखा दूंगा। दूसरी बात, इसका जो आंसर है जो पीछे एनसीईआरटी से है वो हमारा मैच तो करेगा, बट हमारा एक एक्स्ट्रा आंसर भी आएगा, मेरे अकॉर्डिंग वो आंसर आना चाहिए। मैं आपको उसकी भी एक्सप्लेनेशन दूंगा जब वो हम आंसर लिखेंगे, ठीक है। पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कुछ बच्चे यहाँ पर सी की जो डिफरेंट वैल्यू आती है उससे वो घबरा जाते हैं। देखो, अब देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं या कुछ टीचर्स जैसे इस पर ना वो लॉग की प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टी होती है, ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है।
तो अगर m आगे हो तो इसको मैं पावर में लिख सकता हूँ। तो कुछ टीचर्स क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं -1, ये -1 ऊपर चला गया, log mod x प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 माइनस ई की पावर वाई log mod x प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, अब वो क्या करते हैं कि इसको ऐसा करो, इस लॉग को आप उधर ले जाओ, 2 माइनस ई की पावर वाई इज इक्वल टू ई की पावर में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब बेस सेम है तो मैं लिख सकता हूँ ई की पावर log mod x प्लस 1 इंटू ई की पावर सी। ठीक, अब ये भी तो कांस्टेंट है, ऐसा करो इसको नेम दे दो, इसको एक नेम दे दो b। ठीक है, जस्ट अपने तरफ से नेम दे दिया मैंने। ई और लॉग कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो उन्होंने ना सॉल्व करके इसको इतना लिख लिया, ई और लॉग कैंसिल आउट x प्लस 1 इंटू बी। अब अगर हम y को 0 फिल करें और x को 0, आपको पता है आपकी जो जनरल सोल्यूशन की कंडीशन पर्टिकुलर सोल्यूशन की कंडीशंस हैं, हमने y को 0 पुट किया और x को 0। ठीक है, तो 2 माइनस 1 ही आएगा, यहाँ पर भी 1 ही आएगा इंटू बी। तो b की वैल्यू उनकी 1 आ रही है और मेरी कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। मैं यही बात कर रहा था कि कुछ बच्चे इस चीज़ को देख के घबरा जाते हैं, बट अगर आप इसको यहाँ पर वापस से यहाँ पर फिल करोगे ना, अगर आप यहाँ पर फिल करोगे तो आपके पास कुछ इतना आंसर आएगा इंटू 1। ठीक है, आपके पास ये आंसर आ रहा है। ठीक, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अब मेरा आंसर ये आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर भी देखो ऐसा करो, अगर आप इसको देखो यहाँ पर थे हम। ठीक है, इसको अगर हम ऐसा लिखें, इसको ऊपर ले जाओ तो log mod 2 माइनस ई की पावर वाई की पावर -1 इज इक्वल टू log mod x। मेरे अकॉर्डिंग मेरा आंसर ये आ रहा है। तो अगर मैं log को उधर ले जाऊँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 ई की पावर वाई इज इक्वल टू ई की पावर log mod x प्लस 1। अब ये कैंसिल आउट, तो log mod x प्लस 1 1/2 ई की पावर वाई। तो मेरा आंसर ये आ रहा है C 0 फिल करने से, आपका आंसर ये आ रहा है 1 फिल करने से। दोनों आंसर क्या हैं, सेम है। तो इससे आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जस्ट आपकी नॉलेज के लिए है कि कुछ बच्चे ये सोच लेते हैं कि हमारा कांस्टेंट सर से डिफरेंट आ रहा है, या आपके क्लास टीचर से डिफरेंट आ रहा है, या आपके क्लास टीचर का डिफरेंट आ रहा है, आपका डिफरेंट आ रहा है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने कैलकुलेशन सही की है तो यहाँ पर डिफरेंस आ सकता है इस कांस्टेंट की वैल्यू में, बट जो सोल्यूशन है वो सेम ही आएगा। ठीक है, अब देखो हमारा जो आंसर है वो एनसीईआरटी के आंसर से अभी मैच नहीं कर रहा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, log a प्लस log b इज इक्वल टू log ab। ठीक है, तो मैं यहाँ पर log की प्रॉपर्टी यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर कितना आएगा, log mod x प्लस 1 2 माइनस ई की पावर y मॉडुलस इज इक्वल टू 0। अब देखो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आपकी जो एनसीईआरटी में है वो आंसर है ना, वो ये है। ठीक है, अब हमारा आंसर यहाँ पर मतलब कि ये वाला है। तो अब मैं क्या करूँगा, तो ऐसा करो इस लॉग को आप उधर ले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा, मतलब ये क्या होगा, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट होएगा ई की पावर 0। ठीक है, और ई की पावर 0 कितनी होती है, 1। अब इसको भी सॉल्व करते हैं, 2x, x को मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स ई की पावर y प्लस 2, 1 को मल्टीप्लाई किया, माइनस ई की पावर y मॉडुलस। ठीक है, इज इक्वल टू 1, विच एम्प्लाइज, अब 2x प्लस 2 को इकट्ठा कर लो। ठीक है, माइनस एक्स ई वाई को इकट्ठा कर लो, इज इक्वल टू 1। तो विच एम्प्लाइज 2x प्लस 2, अब यहाँ से e की पावर y को कॉमन ले लो, तो अंदर कितना आएगा, x प्लस 1 माइनस ई वाई एक्स माइनस ई वाई, मैंने बिल्कुल सही लिखा है, इज इक्वल टू 1। अब जब मॉडुलस हटाएंगे ना, जब हम मॉडुलस को हटाएंगे तो हमेशा क्या आता है, प्लस माइनस, तो वो मैंने उधर लिख लिया। अब यहाँ पर मुझे आपको छोटी सी बात एक्सप्लेन करनी है। अब बहुत से टीचर क्या करते हैं कि उन्होंने ये आंसर बना दिया, मेरा भी ये आंसर बनेगा, बट मेरा एक एक्स्ट्रा आंसर बनेगा। अब वो क्या करते हैं, वो यहाँ से मॉडुलस हटा ही देते हैं। अब अगर मैं आपको बताऊं, देखो आपको पता होना चाहिए, मैंने डेरिवेटिव्स में भी आपको लॉग फंक्शन अच्छे से समझाया था कि लॉग की जो डोमेन होती है ना, उसमें सभी पॉजिटिव रियल नंबर आ सकते हैं। डोमेन मतलब इनपुट, तभी हर मतलब कि जो मतलब हमारा जो फॉर्मूला होता है उसमें हम लॉग के साथ मॉडुलस डालते हैं कि उसके अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू ना मतलब कि आए। अब बहुत से टीचर्स ने क्या किया है कि इसको ऐसे लिखा है, मॉडुलस को हटा ही दिया, ऐसे लिखा हुआ है। ये गलत है।
क्योंकि अगर आप e की पावर में मान लो y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अगर y 1 हो और अगर आप e की वैल्यू को गूगल पे सर्च करोगे तो वो कुछ ऐसी वैल्यू आएगी, मतलब वो 2 से बड़ी है और यहाँ पर नेगेटिव नंबर आ जाएगा और लॉग के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। तो इसलिए मॉडुलस देखना जरूरी है। ये तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया, हम तो मॉडुलस हमेशा लिखते ही हैं, बट टीचर्स ने यहाँ पर मॉडुलस हटा दिया, वो गलत बात है, वो एक लॉजिकल सही बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लॉग के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती, तो इसलिए मॉडुलस हम जरूर डालेंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर 2 ऑप्शंस है ना हमारे पास, तो ऐसा करो 2x+2 माइनस EY(x+1) को इज इक्वल टू 1 रख लो और 2x+2 माइनस EY(x+1) को -1 रख लो। अब इसको इधर ले जाओ, तो विच एम्प्लाइज माइनस EY(x+1) इज इक्वल टू 1 माइनस 2x माइनस 2, विच एम्प्लाइज माइनस EY(x+1) 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2x, विच एम्प्लाइज यहाँ पर कितना आएगा, माइनस को कॉमन ले लो 2x+1, विच एम्प्लाइज, अब ये माइनस और माइनस आपस में कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। तो EY इज इक्वल टू, अब EY को मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे आंसर में ना यहाँ पर 2x+1 है और नीचे कितना है x+1, ठीक है। मैं यहाँ पर पहुँच गया, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा, -e⁻y(x+1) इज इक्वल टू -1 माइनस 2x माइनस 2, तो विच एम्प्लाइज -e⁻y(x+1) -2 -1 -3 -2x, विच एम्प्लाइज -e⁻y(x+1) माइनस को कॉमन ले लो 2x+3। अब ये माइनस और माइनस आपस में कट हो गए, तो मेरे पास यहाँ से भी EY की वैल्यू कितनी आ गई, 2x+3/(x+1), तो मेरे पास ऐसे 2 आंसर्स आ रहे हैं। अब इन दोनों आंसर की भी मैं जस्टिफिकेशन आपको दे दूंगा नेक्स्ट पेज पे। अब देखो हम यहाँ पर थे ना, अभी भी हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा। अगर मैं E को रिवर्स करूँ, तो ये उधर जाके लॉग बन जाएगा, ये उधर जाके क्या बन जाएगा, लॉग। तो 2x+1 x+1 मॉडुलस। अब देखो यहाँ मैंने मॉडुलस डाला है, मॉडुलस क्यों डाला है, क्योंकि आपको देखो किसी ने भी आपको ये एक्सप्लेन नहीं करना, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको एक्सप्लेन कोई भी नहीं करेगा कि मॉडुलस क्यों डाला, सबने चुपचाप बस मॉडुलस डाल दिया, क्योंकि मॉडुलस लॉग के अंदर हम नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर नहीं कर सकते, वो मतलब वो डिफाइंड ही नहीं होगा। तो लॉग फंक्शन को डिफाइन होने के लिए उसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो मैंने मॉडुलस लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम कर दो, तो y इज इक्वल टू लॉग 2x+3 डिवाइड बाई x+1। अब मेरे अकॉर्डिंग ये 2 आंसर्स हैं और पीछे आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही आंसर है, वेयर यहाँ पर लिखा हुआ है आपकी एनसीईआरटी, मैं भी लिख देता हूँ x नॉट इक्वल टू -1। अब ये इसलिए लिखा गया है कि अगर x की वैल्यू -1 होगी तो यहाँ पर ये नॉट डिफाइंड 0 बन जाएगा ना, तो नॉट डिफाइंड वो नॉट डिफाइंड ना हो इसलिए लिखा गया। अब देखो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आपकी बुक में ये आंसर है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर भी आएगा। अब इसके पीछे मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही आंसर आएगा। अब देखो आपको पता है ये हमने डिफरेंशियल इक्वेशन से फंक्शन निकाला है इंटीग्रेशन करके, अगर हम इसका डेरिवेटिव करें और वही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए तो हमने बिल्कुल सही किया। देखो EY(x+1) को ना आप इधर लिख लो इज इक्वल टू 2x+1, इस आंसर की मैं बात कर रहा हूँ। डेरिवेटिव करना EY एज इट इज, x+1 का डेरिवेटिव 1 + 0, x+1 एज इट इज, ई एंगल का डेरिवेटिव ई एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल, मैं जल्दी कर रहा हूँ। 2x का डेरिवेटिव 2, 1 का 0। तो यहाँ से ना EY को कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा 1 + x+1 dy/dx इज इक्वल टू 2। EY को आप उधर ले जाओ, 1 + x+1 dy/dx इज इक्वल टू 2EY, ठीक है। तो 1 को भी उधर ले जाओ, इसको ऐसे लिखो 2e⁻⁻y -1। अब देखना जरा, यही तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन थी स्टार्टिंग में, ठीक है। अब सेम वे से इसको भी चेक करके देखना, EY(x+1) इज इक्वल टू 2x+3, सेम ही है। EY सेम लिख दो, 1 + 0 x+1, ई एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल, 2 को x का डेरिवेटिव 2, 3 का 0,
ई वाई कॉमन ले लो, 1 प्लस एक्स प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2, इसको उधर ले जाओ तो सेम ही बनेगा कितना, 2 बाई ई वाई, तो एक्स प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 ई की पावर -1 माइनस वाई माइनस 1। तो देख लो दोनों तरह से हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन सेम बन रही है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों आंसर आपके आने चाहिए और मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। अब देखो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इसको मैं वेरिएबल सेपरेशन से आपको करके दिखाऊं और आपके मन में जो भी क्वेरीज आ सकती हैं मैं उसको आपको आंसर कर सकूं। अब सेम वे से इसी क्वेश्चन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करके देख लेते हैं। अब देखो सेम वही क्वेश्चन है और इसको मैं आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से बता रहा हूँ जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, ठीक है। अब आपको पता है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की ये टाइप नहीं हो सकता क्योंकि y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल वो e की पावर में है, बट ये टाइप हो सकता है, तो इसको मैं ऐसा बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप ऐसा करो, इसको ना आप उधर ले जाओ, तो विच एम्प्लाइज x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 ई की पावर -y माइनस 1 डी एक्स अपॉन डी वाई। अब डी एक्स बाई डी वाई के साथ कुछ भी नहीं होता, तो डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, इसको नीचे ही ले आओ, 2 ई की पावर -y माइनस 1। तो थोड़ा सेपरेट करते हैं क्योंकि x को मुझे बेसिकली सेपरेट करना है, x अपॉन दिस प्लस 1 अपॉन दिस, ठीक है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, डी एक्स बाई डी वाई, यहाँ पर क्या होता है P1x, तो इसको इधर ले आओ, एक्स वाई टर्म को इधर ले आओ, इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 ई की पावर -y माइनस 1। अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म से काफ़ी मैच हो रहा है, तो कंपेयर इट विद डी एक्स बाई डी वाई प्लस P1x इज इक्वल टू Q1, वी गेट। अब देखो x के साथ क्या है P1, x के साथ क्या है -1 अपॉन 2 ई की पावर -y माइनस 1। अब Q कितना है हमारा 1 अपॉन 2 ई की पावर -y माइनस 1। दोनों क्या होने चाहिए, कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ y ओनली, तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है, यहाँ पर Q बनाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब IF आपको पता है, और IF की वैल्यू इस वाली टाइप में IF की जो वैल्यू होती है e की पावर PD होती है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ e की पावर PD, तो e की पावर कितनी आएगी, माइनस बाहर लिख लिया 2 ई की पावर -y माइनस 1 dy। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब ये जानी पहचानी सी इंटीग्रेशन हमने लास्ट पेज मतलब मेथड में भी की है, तो इसको ना आप ऐसे लिख लो, 1 अपॉन 2 बाई ई वाई माइनस 1, माइनस वाई था ना तो इसको मैं नीचे लिख लिया, डी वाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस, इसका एलसीएम ले लो, 2 माइनस ई वाई बाई ई वाई डी वाई। अब ई वाई को आप ऊपर ले जाओ, ई की पावर माइनस ई वाई अपॉन 2 माइनस ई वाई डी वाई। अब फिर से हमारे वही स्टेप्स हैं, आपको पता है हमें इसको इंटीग्रेट करना है, हम पहले भी वैसे कर चुके हैं। हमारी मैपिंग के पास जाएंगे, वो बोलेगा कि वो नॉन अलजेब्रिक है, तो हम एंगल चेक करेंगे, एंगल वाई और वाई, ये समझ लो आपकी लास्ट मेथड की प्रैक्टिस ही हो रही है, ठीक है। एंगल वाई लीनियर है, इंटीग्रेबल हो रहा है नहीं, तो देन वी गो फॉर डेरिवेटिव्स, और आपको पता ही है कि इसका डेरिवेटिव जो है वो माइनस ई वाई ही आएगा। डेरिवेटिव हमने लास्ट मेथड में भी किया था, इसका डेरिवेटिव कितना 2 का 0, इसका ई की पावर वाई, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट y 1 ही आएगा, ठीक है। तो सेम डेरिवेटिव ही आएगा, तो मतलब डेरिवेटिव से हमारी बात बन सकती है। तो पुट, देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ये वाला मेथड करो, मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं बोल रहा, बट जस्ट आपकी क्यूरियोसिटी को मतलब कि शांत करने के लिए, कि आपके मन में ये भी क्यूरियोसिटी हो सकती है कि अगर ये वाले मेथड से हो सकता है तो कैसे होगा, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू y, तो मुझे इसको विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करना है, तो मुझे डेरिवेटिव करना है 2 माइनस ई वाई का, मुझे डेरिवेटिव करना है t का, तो 0 ई वाई का ई वाई, देन डेरिवेटिव ऑफ y वो कितना होगा 1 ही होगा, dt अपॉन dy। तो विच एम्प्लाइज माइनस
ई वाई डी वाई इज इक्वल टू डी टी। तो इसको मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर थे तो वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। ई, अब माइनस ई वाई डी वाई की वैल्यू कितनी है, डी टी। टू माइनस ई वाई की वैल्यू कितनी है, टी। और इसकी इंटीग्रेशन हमें आती है ई की पावर लॉग मॉड टी प्लस सी। ना तो हम मॉड लिखेंगे ना ही हम सी लिखेंगे, आपको पता है वो बाद में कट हो जाता है, और मैंने आपको एक्सप्लेन किया था बेसिक्स वाली वीडियो में। तो ई और लॉग आपस में कट आउट, तो हमारे पास कितना आ गया, टी। अब आपको पता है कि टी को हमने कितना फिल किया था, आपके सामने है, टू माइनस ई की पावर वाई। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया, टू ई वाई। अब जैसे ही हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो हमारी जो मैपिंग है वो क्या कहती है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद वी गॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस एक्स इंटू आई एफ क्यू वन इंटू आई एफ डी वाई। तो करते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वी गॉट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन in the form of x into if q1 into if dy। ठीक है, तो वैल्यूज़ को फिल कर लेते हैं। विच एम्प्लाइज x इंटू आई एफ टू माइनस ई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन। अब q1 कितना था हमारा, 1/2 ई की पावर माइनस वाई माइनस वन। लास्ट पेज पे जाके चेकआउट कर सकते हो, 2 माइनस ई वाई डी वाई। ठीक है, अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है और इसको हम बहुत बार इंटीग्रेट कर चुके हैं, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। x इंटू टू माइनस ई वाई इज इक्वल टू 1/, इसको ऐसे 2 ई वाई माइनस वन। अब तो मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, इसको हम बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो x इंटू टू माइनस ई की पावर y, इसका एलसीएम ले लो, 2 माइनस ई वाई डिवाइड बाई ई वाई इंटू 2 माइनस ई वाई डी वाई। तो x इंटू 2 माइनस ई वाई इज इक्वल टू, ई वाई को ऊपर ले जाओ, 2 माइनस ई वाई, 2 माइनस ई वाई डी वाई। ठीक है, अब इसको हम आपस में कट कर देते हैं, तो हमारे पास सिर्फ ई वाई रह गया। तो इंटीग्रेशन बहुत इजी है इसकी, 2 माइनस ई वाई इज इक्वल टू ई वाई डी वाई। ठीक है, ई वाई की इंटीग्रेशन आपको पता ही है कितनी आएगी, ई वाई प्लस सी। अब ये हमारा क्या, जनरल सोल्यूशन। अब यहाँ पर हमारी पर्टिकुलर सोल्यूशन की कंडीशंस भी हैं, गिवन दैट y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, पुट इन 1। इसको 1 में फिल कर लो, इसको नंबर दे दो 1। ठीक है, और इसको हम y को 0 और x को 0 हम फिल करने वाले हैं, तो करते हैं। तो देखो, विच एम्प्लाइज x को 0, 2 माइनस ई की पावर 0 इज इक्वल टू ई की पावर 0 प्लस सी। ठीक है, 0 इन समथिंग 0 ही आएगा, ई की पावर 0 1 ही होगी, प्लस सी। तो यहाँ से हमारी सी की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो पुट इन 1, देख लो हमारी सी की वैल्यू यहाँ पर डिफरेंट आ रही है। विच एम्प्लाइज x इंटू 2 माइनस ई वाई इज इक्वल टू ई वाई -1। अब ये फिर से बता रहा हूँ, ये जो हमारा आंसर है बिल्कुल एक्यूरेट है, बट अगर आपको इसको एनसीईआरटी के आंसर से मैच करना है तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर पहुँच गए थे। ठीक है, अभी भी हमारा आंसर एनसीईआरटी से मैच नहीं कर रहा, आपको पता है। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना आएगा, 2x माइनस एक्स ई वाई इज इक्वल टू ई वाई -1। ठीक है, अब ऐसा करो, ई वाई टर्म्स को इकट्ठा कर लो, 2x, इस -1 को इधर ले आओ, ई वाई प्लस एक्स ई वाई। तो विच एम्प्लाइज 2x प्लस 1, ई वाई को कॉमन ले लो, अंदर x प्लस 1, ई वाई एक्स ई वाई, मैंने बिल्कुल सही लिखा है। तो विच एम्प्लाइज ई वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 2x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। और अगर हम ई को उधर लेके जाएंगे तो ये लॉग में मतलब चेंज हो जाएगा, तो लॉग मॉड 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, वेयर जो x है वो -1
नहीं हो सकता, मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि नीचे 0 आ जाएगा तो लॉग नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है। अब देखो स्टूडेंट्स, इससे हमारा एक ही आंसर आया और वो परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। जो वेरिएबल सेपरेशन मेथड था, देखो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जो भी क्वेरीज हो सकती हैं इस क्वेश्चन के बारे में वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। होमोजीनियस नहीं था, बट ये जो क्वेश्चन ऐसा था, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से भी सॉल्व हो रहा था और वेरिएबल सेपरेशन से भी सॉल्व हो रहा था। और मोस्टली सभी टीचर्स ने इसको मतलब कि वेरिएबल सेपरेशन से ही सॉल्व किया, तो मैंने सबसे पहले इसको वेरिएबल सेपरेशन से ही सॉल्व किया। अब वहाँ पर हमें दिक्कत कहाँ पर आई थी, लास्ट में जाके कुछ टीचर्स अपनी मर्जी से ही मॉड को हटा देते हैं, वो बिल्कुल गलत है। मैंने आपको यहाँ पर बताया भी है कि जो 2 माइनस ई वाई है ना, ये जो टर्म है लॉग के अंदर, ये नेगेटिव वैल्यू ले सकती है, क्योंकि ई की पावर अगर 1 हो तो उसकी वैल्यू होती है 2.71, मतलब वो 2 से बड़ी है तो नेगेटिव वैल्यू, और लॉग के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, तो इसलिए हम मॉडुलस लिखेंगे। अब मॉडुलस को हटाने के लिए हम प्लस माइनस भी लिखेंगे। अब प्लस माइनस के साथ मेरे पास 2 आंसर थे और दोनों का मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया कि दोनों से सेम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो रही है, मतलब मैंने बिल्कुल आंसर सही लिखा है। अगर आप में से फिर भी किसी को लगता है कि सर आपने गलत करवाया या ऐसा नहीं हो सकता, या आपके पास कोई भी ऐसी एक्सप्लेनेशन है जो मेरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती है, जो मेरे से मैच नहीं करती, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं उस पर जरूर देखूंगा कि कहाँ से मेरे से गलती हुई है, तो हम उसको मिलकर डिस्कस कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने आपको इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के दूसरे मतलब कि सेकंड टाइप से भी करवाया, क्योंकि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से भी हो रहा था और मुझे लगता है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से ज़्यादा ईजिली सॉल्व हो गया, क्योंकि इसमें लॉग वगैरह कुछ आया नहीं है। जस्ट हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई, P1 Q1 की वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया, जस्ट इंटीग्रेट किया और हमारे पास हमारा सिंपल सा आंसर आ गया।